हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं डिटेल डिस्कशन हम रखने वाले हैं। आज हम चैप्टर की करने वाले हैं दैट इज़ क्लास 10th ICSE का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। तो याद रखिएगा कि मैं आपके जो है पूरा कोर्स फिनिश करवाऊंगी। तो आपको मैं बस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। आज कुछ चैप्टर्स हम कुछ पार्ट कवर करेंगे इस चैप्टर का, तो ध्यान से देखिएगा ज़रा। द यूनियन लेजिस्लेचर और द यूनियन पार्लियामेंट में क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको लगेगा दैट सब पता चलेगा दैट इन मॉडर्न टाइम्स द स्टेट मैनिफेस्ट इटसेल्फ टू अ गवर्नमेंट। स्टेट ही एक ऐसी चीज़ है जिसके जो गवर्नमेंट के भरोसे चलती है, उसका भविष्य गवर्नमेंट के हाथ में और जो है क्या होता है। इट इज़ अ गवर्नमेंट विच ट्रांसलेट्स द एस्पिरेशन। जो एक स्टेट होती है उसकी जो एस्पिरेशन यानी उसकी जो ड्रीम्स होती हैं, उसके जो बनने की उसने प्लान करा होता है, उसकी ड्रीम्स होती हैं, उसके एम्बिशंस होते हैं, उसके ख्वाब होते हैं, वो एक तरह का गवर्नमेंट ही पूरा करती है। एक मोनार्की के अंडर में, आप मोनार्की वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मोनार्की होती क्या है इन एक्चुअल। ये देखिएगा सर, यहाँ पे देखेंगे आप मोनार्की वर्ड आपको दिखेगा। तो मोनार्की क्या होती है, जब भी जो रूल होता है, जब वो आपके किंग के अंडर होता है या फिर क्वीन के अंडर होता है, उसको मोनार्की बोला जाता है। तो यहाँ पे बताया रखा है दैट इन मोनार्की द किंग यूज्ड टू wield पावर्स, ही यूज्ड टू wield पावर्स अंडर हिज अथॉरिटी। तो किंग जो करता था वो क्या करता था, ही यूज्ड टू wield पावर्स अंडर हिज अथॉरिटी, ही यूज्ड टू wield पावर्स इन हिज अथॉरिटी। तो उसका कमांड जो होता था, मतलब ये बोला गया है कि वो एक तरह का अथॉरिटेटिव पर्सन था, जो ये बोल देता था वही एक लॉ होता था। कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर सके। उसके एक्शन जो थे वो क्या थे, वो बिल्कुल ऐसे बाइंडिंग होते थे। दे वर बाइंडिंग अपॉन द पीपल, दे वर बाइंडिंग अपॉन द पीपल। यहाँ बता रखा है दे वर बाइंडिंग अपॉन द पीपल। इस कमांड जो थे, उसकी कमांड जो थी वो फाइनल थी। एंड वट एवर ही यूज टू से पीपल हैज़ टू ओबे दैट, पीपल हैड टू ओबे दैट नाउ। बट आज की डेमोक्रेटिक स्टेट्स में डेमोक्रेसी क्या होती है, आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी होती क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जूनियर क्लासेस में ये बताया जाता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, राइट। अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो लॉ मेकिंग बॉडी होता है वो बता रखा है उन्होंने, लेजिस्लेचर होता है, जो गवर्निंग बॉडी होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है, एंड जस्टिस देता है वो जुडिशरी होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक चोर है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, उसको कस्टडी में ले लिया गया है एंड ही इज़ टेकन टू द कोर्ट। तो कोर्ट में जो लॉज के बेस पर उसको पनिशमेंट मिलने वाली है, वो बनाए किसने होंगे, लेजिस्लेचर ने बनाए होंगे, ठीक है। और जो हमारी गवर्नमेंट है जिसने इंश्योर किया, या फिर हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है जिसने इंश्योर किया कि ये लॉज फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो हमारे एग्जीक्यूटिव के अंडर आती है। एंड जिन्होंने पनिशमेंट दी यानी कि कोर्ट ने, वो क्या है, जुडिशरी है। आई होप इतना आपको समझ लगा होगा। फिर बाद में बात करी गई है इंडिया, दैट इज़ द लार्जेस्ट इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द सेम सेटअप, कि इसी तरीके से हमारे भी 3 विंग्स आते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या दे रखा है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दे रखा है। यहाँ पे फेडरल का मतलब समझना होना चाहिए कि फेडरल का मतलब होता क्या है। देखिए फेडरल का सिस्टम क्या होता है, फेडरल, यहाँ पे देखिए फेडरल है क्या, ये मतलब एक चीज़ है समझने वाली है। फेडरल पता होना चाहिए फेडरल होता क्या है। फेडरल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर जो होती है उसको डिवाइड किया जाता है। कभी भी पावर को एक बंदे के हाथ में नहीं दिया जाता, अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड किया जाता है जी, ठीक है। दो द टर्म फेडरेशन हैज़ नो वे, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी इस टर्म को यूज़ तो नहीं किया गया, बट फिर भी बोला जाता है कि हमारा जो एक सेटअप है, गवर्नमेंटल सेटअप है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि वो एक फेडरल सेटअप है। ये भी लिखा हुआ है दैट, सिर्फ इतना लिखा हुआ कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये पेपर में इतना पूछा कोई नहीं जाता, बिकॉज हिस्ट्री एंड सिविक्स इज मोर अबाउट प्रिंसिपल्स एंड ऑल, ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रिंसिपल्स, है ना, उनकी डिटेल, ये ऐसा कोई छोटी मोटी लाइन नहीं आती हैं। इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये वही बता रखा है जो मैंने आपको बताया कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, जो गवर्निंग पावर्स होती हैं, वो गवर्नमेंट एंड स्टेट को मिलती है, स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। सेंट्रल का मतलब पूरे इंडिया में, सेंट्रल का मतलब क्या है, पूरे इंडिया में, सेंट्रल का मतलब क्या है, पूरे इंडिया में, सेंट्रल का मतलब होता है इंडिया। एंड वाइल स्टेट जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेट जो होती हैं वो क्या होती हैं, जो आपकी स्टेट्स है, पंजाब, यूपी, हरियाणा, उनकी गवर्नमेंट जो होती हैं। ये दोनों चाहे जैसे मर्जी हैं बट अपनी पावर में सुप्रीम है। फिर उसके बाद आती है बात एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी की। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता था, पहले देता था, एक 2 टायर गवर्नमेंट थी, 2 टायर गवर्नमेंट थी, ये देख लीजिए 2 टायर गवर्नमेंट थी, यूनियन एंड स्टेट, मतलब यूनियन और सिर्फ स्टेट ही थी, सिर्फ यही 2 गवर्नमेंट्स थी, तीसरी कोई गवर्नमेंट नहीं थी। बट जब देखा गया कि हमारे स्टेट ज़्यादा हैं, हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, तो एक थर्ड टायर भी डाला गया, एक थर्ड गवर्नमेंट भी आई। एंड वो आपको पता है कि जो नगर पंचायत, जिला परिषद, लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मोर प्रिसाइज बोला जाए तो उसका मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स आ जाता है। ये लिखा हुआ है, ये आपको पूछ सकते हैं इन द MCUs में पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके टीचर ने पूछा क्या है आपको। तो याद रखिएगा, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत एंड
जो म्यूनिसिपैलिटीज़, ये याद रखिएगा क्या बात होती है कि, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, हमारे मैम ने करवाया था, ये पेपर में भी आता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गिव द फेडरल फीचर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये देख लीजिएगा, गिव द फेडरल फीचर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसमें देखिए कि हमारे कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कैसे डिवीजन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीमेसी ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी मतलब किसी चीज़ की वो होती है ना, एक चार चांद लगाए हुए हैं, जो सबसे टॉप की प्रॉपर्टी है, फीचर है, वो ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल है। रिटन मतलब हमने ही बनाया है, लोगों ने ही बनाया है ना, तो ये पार्टली रिजिड है, यानी कि हम इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस हो जाएं जहाँ पे रूल्स को थोड़ा सा इधर इधर हिलाना पड़ जाए, थोड़ा चेंज करना पड़ जाए, तो इट इज़ फ्लेक्सिबल। ये मतलब है फ्लेक्सिबल का कि इजीली चेंजेबल है, इजीली तो नहीं बट चेंज किया जा सकता है। एंड रिजिड है कि अपने कुछ इतने इसके लॉज हैं, फर्म लॉज हैं, जहाँ पे ये बिल्कुल फर्म टिकता है, वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट, यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स डिराइव द अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी जो अथॉरिटी है यानी जो भी उनके पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखी हैं, उसके बाहर ना उसके कम। उनको जो पावर्स हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई हैं बस। और उनको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये तीनों जो फेजेस हैं, ठीक है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए उनके पास अपनी अपनी एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। एक्सक्लूसिव पावर का क्या मतलब होता है कि सबके एक एक है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बताया गया है जो सुप्रीम कोर्ट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट है जो है फाइनल इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कंप्यूटर्स में इंटरप्रेटर के बारे में, नहीं भी सुना तो देख लीजिएगा, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है जो किसी चीज़ को बताए, समझाए, एक्सप्लेन में बोल सकते हो। एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रखवाला। ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन सेटल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ना एग्जीक्यूटिव के चैप्टर में पता चलेगा। ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कहते हैं अगर कोई भी यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, या स्टेट गवर्नमेंट्स में खुद में हो जाता है, फॉर एग्जांपल पंजाब यूपी में हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर यूनियन गवर्नमेंट और पंजाब के बीच में कुछ हो जाता है तो भी वो डिसाइड करेगी। ऐसे कोई नहीं कि पंजाब में होगा, पूरा आपके पास वो मतलब जितने भी डिस्प्यूट्स होने वाले हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट ही रखेगी। ये थोड़ा दे रखा है नीचे फैक्ट फाइल में, दो इंडिया इज़ अ फेडरेशन, इट इज़ नॉट लाइक अदर फेडरल सिस्टम। देखो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है कि स्टेट्स अलग अलग होती हैं और वहाँ पे स्टेट्स मतलब कंट्री अलग अलग है एक तरीके की। क्या कहने का मतलब है कि अगर कंट्री में रह रहे हो तो उसकी सिटीजनशिप अलग है, जिस पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हो उसकी सिटीजनशिप अलग है। इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, दैट इज़ इंडिया की। यूनाइटेड स्टेट्स में आपके पास क्या होगा कि एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड सेटअप नहीं है। फेडरल तो है बट ये है कि स्टेट्स अलग हैं और यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप में खुद अलग है। कंट्री की सिटीजनशिप अलग, स्टेट की सिटीजनशिप अलग। गॉट इट? ये बात है। हमारे इंडिया में तो एक ही सिटीजनशिप, एक ही फ्लैग, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखिएगा, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल का मतलब बेसिक, जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक हैं, उनको ऐसे भी यूनिलेटरली का मतलब होता है कोई एक अकेली गवर्नमेंट, इधर बाय द यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, अकेली इतनी भी पावरफुल नहीं हुई है अभी तक कि वो बेसिक प्रोविजंस को ही ऑल्टर कर सकें। बेसिक प्रोविजन वही एक तरह का फाउंडेशनल बेसिस है जिनके ऊपर बना हुआ है। सच चेंजेस रिक्वायर रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन का मतलब क्या है कि अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल, दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट्स। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेट्स के लिए। तो क्या हुआ है कि जितने भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू हैं, जितने भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू आते हैं, जहाँ जहाँ से रेवेन्यू आते हैं, जीएसटी लो बट क्या, बट जो भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, कोई दूसरा टैक्स है, कोई फलाना टैक्स है, कोई ढिमकाना टैक्स है, ठीक है, जो अलग अलग तरीके के टैक्स है, उनकी जो अंदर शेयर रहेंगे, कितना परसेंट शेयर रहेगा स्टेट्स का, कितना परसेंट कंट्री का खुद का शेयर रहेगा, वो मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग बताया गया है कि आपका शेयर इतना है, स्टेट्स का इतना है। डेफिनेटली सेंट्रल का ज़्यादा होगा बट वैसे बता रखा है। स्टेट्स हैव बीन गिवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको एग्जीक्यूटिव में मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपको ज़रूर एग्जीक्यूटिव में पता चलेगा। एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको ना ये बता रखेंगे, एग्जीक्यूटिव चैप्टर में बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो स्टेट्स जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट्स जो हैं उनको पावर दी गई है टू पार्टिसिपेट। स्टेट्स को क्या दी हुई है, पावर दी गई है टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब क्या मतलब होता है, पहले ना मुझे भी समझ नहीं लगा था। इसका एक्चुअली मतलब है जैसे स्टेट्स, अब देखो यूनियन गवर्नमेंट तो फिर कहेंगे लोग, स्टेट गवर्नमेंट तो कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट, हम तो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन की तो डेफिनेटली पावर ज़्यादा होगी। तो इसी को डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बोला कि जो स्टेट्स हैं हमारी, स्टेट्स का भी पावर है कि वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत मतलब एक चैलेंजर की तरह पोज कर सकती हैं। क्या मतलब है कि जब यूनियन गवर्नमेंट की जैसे सिलेक्शन होती है, जैसे राज्यसभा,
अब राज्यसभा में क्या होते हैं, स्टेट्स के ही मेंबर्स होते हैं, स्टेट्स के ही कुछ इलेक्टेड पीपल होते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर्स वो भी संभालते हैं। तो इसी बात को ही बताया गया है कि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ अपनी बात कि जैसे हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में स्टेट्स के मेंबर्स हैं एंड वो सब मेंबर्स मिलके ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल रहे हैं, वो भी हैं और भी हैं, बट ये बताने का बात ये है कि स्टेट्स के मेंबर्स भी ऐसे हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आकर उनके लिए काम करते हैं, मतलब उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, पूरे इंडिया का कंट्रोल उनके हाथ में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स अपॉन अ फेडरल सिस्टम द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। अब ये थोड़ी सी लाइन देखने वाली है, इसका मतलब कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी बोलता है कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है ना, वो मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट का भी रूप ले सकता है। कब, देखिए ज़रा, नॉर्मली हमारा सिस्टम फेडरली है, बट कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप फेडरलेशन को यूनिटरी स्टेट यानी एक ही स्टेट, एक ही बंदा, यानी या तो सेंटर या तो स्टेट, रहती तो वैसे सेंट्रली है, तब आप एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कि जितनी स्टेट की पावर होंगी वो भी यूनियन की पावर हो जाएंगी, ठीक है। ड्यूरिंग एमरजेंसीज, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये भी आपको एग्जीक्यूटिव चैप्टर में पता चलेगा जब आपको प्रेसिडेंट की एमरजेंसीज़ के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो जो एमरजेंसीज़ हैं उसके केस में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सारी की सारी पावर्स जो हैं अपने सेंटर को दे दें। सच अ कॉम्बिनेशन इज़ यूनिक इन द वर्ल्ड, कि ऐसे कोई कंट्री नहीं है जिसमें ऐसा कुछ है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द यूनियन पार्लियामेंट। डेफिनेशन ऑफ द पार्लियामेंट देखिएगा ज़रा। द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ फॉर्मिंग ऑर्गन, जो लॉ बनाती है। क्या मतलब है, जो लॉ बनाती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जिसकी परमिशन रिक्वायर्ड होती है कॉन्स्टिट्यूशनली। कॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इसकी परमिशन रिक्वायर्ड है लॉ के लिए, लॉ के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड। अगर हमने अपने लॉज बनाने हैं या अपने लॉज को कुछ ऑल्टर करना है तो पार्लियामेंट की भी हमारी चाहिए होती है परमिशन। इट कंट्रोल्स द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द नेशनल बजट। ये ना थोड़ा आपको समझ अभी नहीं लगेगा, जब दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे आप तो तब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सॉरी, तीसरे चैप्टर में ना दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर के बारे में एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है क्या। देखिएगा ज़रा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये प्राइम मिनिस्टर जो है उनको असिस्ट करने के लिए कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जिनकी काउंसिल बनती है और उनको बोला जाता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये भी इनकी अपनी पार्टी के ही होते हैं। एंड द नेशनल बजट जो बनता है कंट्री का, दिस क्लियरली शोज द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लग गया ना पता, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल का गवर्नमेंट का जो हमारा प्रिंसिपल है, जिसको हमारी गवर्नमेंट बेस्ड है, उसके बारे में बता रखा है। द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, एक तो डिफाइन देख लीजिएगा, 2 पॉइंट्स रखिएगा, एंड जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसको सेंट्रल लेजिस्लेचर बोला जाए मतलब को बिल्कुल यूनियन लेवल का लेजिस्लेचर, लॉ फ्रेमिंग ऑर्गन या फिर इंडियन पार्लियामेंट, ये दोनों वर्ड जो हैं वो इंटरचेंजेबल हैं। इनमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक हमारी लोकसभा, एक हमारी राज्यसभा, एक हमारे प्रेसिडेंट। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा के अंदर आता है या राज्यसभा के अंदर। नहीं, प्रेसिडेंट जो है वो अकेला है, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ दीज 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। पूरा लेजिस्लेचर जिसके 3 पार्ट्स हैं उसके अंदर हमारा प्रेसिडेंट अकेला खड़ा है, ठीक है। हमारी प्रेसिडेंट जो है वो अकेली है एंड बाकी जो है लोकसभा राज्यसभा वो अलग है। मतलब 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ना तो प्रेसिडेंट आपके लोकसभा में बैठेंगे ना ही आपके प्रेसिडेंट राज्यसभा में बैठते हैं। लाइक सेवरल फेडरेशंस, फिर बाद में बता रखी है नीचे, ये भी आपको एक डेफिनेशन सी दे रखी है नीचे। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री इन इंडिया एंड इंग्लैंड। ये बता रखा है कि जो सुप्रीम जो लॉ बनाने वाली बॉडी है वो सिर्फ इंडिया और इंग्लैंड में ही है, कि हमारी पार्लियामेंट जो बनाती है। बाकी कंट्रीज़ में बता रखा है डुअल सिटीजनशिप होती है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। लाइक फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड, लोकसभा में क्या होता है, पीपल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत पता होगा, छोटा क्लासेस में बता रखा होता है। हाउस ऑफ द पीपल एंड बताया जाता है ना काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा राज्यसभा जो है वो हमारी फेडरेटिंग स्टेट्स हैं, यानी कि जो हमारी यूनियन के बीच में यूनियन और बाकी फेडरेटिंग स्टेट्स। उसके बाद आता है हमारे पास लोकसभा।